हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे BHDLA 138 हिंदी साहित्य विविध विधाएं। इस वीडियो में हम पूरे बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। आप बस ध्यान से वीडियो देख लीजिए, 100% क्वेश्चन इसी से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पूस की रात कहानी के बारे में लिखिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा। पूस की रात कहानी कहानियों के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। ये कहानी एक गरीब किसान हल्कू पे आधारित है। हल्कू एक गरीब किसान है, उसके पास इतना रुपया भी नहीं है जिससे वे खेती कर सके, इसीलिए वे कर्ज लेकर खेती करता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो मौसम पूस का आ जाता है, मतलब दिसंबर का। फसल बेचकर रुपया लेकर हल्कू घर आता है तो वो सोचता है रात को फसल की पहरेदारी करने के लिए खेत में रहना होगा, लेकिन ठंड काटने के लिए उसके पास कंबल नहीं है, इसलिए वे कंबल खरीदने का विचार करता है। इतना में सेठ आ जाता है। ये वही सेठ रहता है जिससे वे रुपया कर्ज लेता है, और वे सेठ रुपया लेके चला जाता है। तो हल्कू कंबल नहीं खरीद पाता है। तो रात को हल्कू अपने कुत्ते जबरा को लेकर खेत जाता है। याद कर लीजिएगा, उसका कुत्ता का नाम जबरा है। ठंड लगने पर हल्कू अपना कुत्ता जबरा को पकड़कर सो जाता है। कुत्ते से बहुत दुर्गंध आती है, लेकिन ठंड के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब सुबह हल्कू की आँख खुलती है, नींद खुलती है, तो उसका पूरा खेत जानवर बर्बाद कर देता है। तब उसकी पत्नी मुन्नी आती है और वो कहती है, इससे अच्छा तो हम मजदूरी कर लेते, कम से कम रुपया तो मिलता, मजदूरी तो मिलता। और ये लोग मजदूरी करने का विचार करते हैं, और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जीने की कला निबंध क्या है। जीने की कला निबंध कवित्री महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसमें कवित्री ने सभी के लिए एक बात कही है कि जीवन जीने के लिए सभी में जीवन जीने की कला होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ कवित्री ने भारत की महिला को भी जीवन जीने की कला सीखने को कहा है, क्योंकि भारत की महिला का हर जगह शोषण होता है, वे उसे सहन कर लेती है। महिलाओं को अगर कोई काम करने का मन होता है तो उसे पूरा नहीं करने दिया जाता। महिला उसका विरोध नहीं करती, बल्कि उसे मान लेती है। फिर पूरा उम्र ये बात पे रोती है, लेकिन तभी मान लेती है। इसलिए महादेवी वर्मा कहती है कि ये जीवन जीने की कला नहीं है। कवित्री महादेवी वर्मा कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसे समाज द्वारा हो रहे कुरीतियों के बारे में सब पता है, इसीलिए वे खासकर महिलाओं को जीने की कला बताते हैं। यही जीने की कला इस निबंध का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पत्र लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल भाषा एवं बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। पत्रों में विचार उलझे हुए नहीं होने चाहिए, अर्थात सही होने चाहिए। इसके अलावा पत्र में अप्रिय तथा अशिष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वही लिखा जाना चाहिए। उसमें उबाऊ तथा निरर्थक बात नहीं लिखी जानी चाहिए। पत्र छोटा होनी चाहिए। पत्र का प्रारंभ तथा अंत में नम्रता आदर वाला भाव होनी चाहिए, जैसे आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, आपका अपना इत्यादि। इसी तरह का पत्र में किसी भी प्रकार की काट पीट नहीं होनी चाहिए। पत्र में सुंदर अक्षर तथा साधे हुए वाक्य जो मन को प्रसन्न कर दे, ऐसा होना चाहिए। एवं पत्र अच्छा कागज में लिखा होना चाहिए और वाक्य क्रमानुसार होनी चाहिए। इसके बाद आता है, बहुत बड़ा सवाल क्या है।
बहुत बड़ा सवाल एक एकांकी है जिसे मोहन राकेश ने लिखा है। इसमें इस तरह दिखाया गया है कि किस तरह आम तौर पर छोटे कार्यालय में कोई मीटिंग होती है लेकिन उसका कोई निर्णायक फैसला नहीं निकलता है। एकांकी की शुरुआत दो चपरासी से होती है जिनका नाम राम भरोसे और श्याम भरोसे होते हैं। इस एकांकी में एक विद्यालय दिखाया गया है जिसमें एक कमरा में मीटिंग होता है। कमरे में शिक्षक का कुर्सी को प्रधानाध्यापक के लिए रखा जाता है और बच्चों के डेस्क को शिक्षक के लिए रखा जाता है। बहुत देर तक मीटिंग चलती है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो मीटिंग को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। इसी तरह बहुत बड़ा सवाल एकांकी कवि राकेश मोहन ने लिखा है। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी के किसी भी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सरकारी नौकरी के अपडेट से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पत्र किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति दूर मौजूद व्यक्ति से कुछ सवाल करता है और अपनी समाचार भी दूसरे व्यक्ति को कहता है, दूसरे व्यक्ति के पास खबर पहुंचने पर दूसरे व्यक्ति भी उसे जवाब देता है, ये कागज़ के माध्यम से जवाब दिया जाए उसे ही पत्र कहा जाता है। अगला टॉपिक आता है, संस्मरण किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ देखकर बाद में उसका स्मरण करे, वे दृश्य को याद करे, तो उसे ही संस्मरण कहा जाता है। जैसे मैं चिड़ियाघर देखने गया तो बाद में मैं बोलूँगा कि वहाँ पे चिड़ियाघर में शेर कहाँ जा रहा था, जिराफ क्या खा रहा था। इस तरह का स्मरण करके अपनी बात को बोलना ही संस्मरण कहलाता है। अगला टॉपिक आता है, यात्रा वृतांत किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति यात्रा करके वहाँ के नज़ारों का वर्णन करे, ठीक वैसे ही लिखने का प्रयास करे जैसा उसने देखा था, मतलब वो पढ़ने वाले को भी उसी तरह महसूस कराने का प्रयास करे जैसे उसने देखा था, तो उसे ही यात्रा वृतांत कहते हैं। जैसे मैं चिड़ियाघर देखने गया था तो रास्ते में मुझे बहुत सारी गाड़ी, बहुत सारा नज़ारा देखने को मिला होगा, बहुत सारा घटना घटित हुई होगी, तो ठीक उसका उसी तरह वर्णन किया जाना जैसे मैंने देखा था, तो उसे ही यात्रा वृतांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झूठन रचना क्या है। झूठन रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक रचना है। ये उसकी बचपन की कहानी है। वे दलित परिवार से आते थे, उसे सभी अछूत मानते थे। वे लोग समाज से दूर रहते थे। वे लोग वहाँ रहते थे जहाँ सूगर, कुत्ते एवं अन्य बदबूदार जानवर रहते थे। वे लोग अगर बड़े जाति के लोगों के शरीर में छू जाते तो वे लोग तुरंत स्नान कर लेते, फिर अन्य कार्य करते। जब बड़े लोगों के यहाँ भोज का आयोजन होता तो ये लोग भी जाते। वे लोग झूठन फेंकते नहीं, इन लोगों को दे देते। ये लोग उसे घर लाकर खाते और जो बच जाता उसे धूप में सुखा लेते और बरसात के मौसम में उसे गर्म पानी में गर्म करके खाते। और ये बात कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि को बहुत झकझोर लिया, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक उन्होंने झूठन नाम दिया। अगला क्वेश्चन आता है, वैष्णव का फिसलन कहानी क्या है। वैष्णव का फिसलन कहानी शंकर परसाई ने लिखी है। उसमें वैष्णव नाम के विष्णु भगवान का एक भक्त होता है जो अपनी आपात संपत्ति का एक होटल बनाना चाहता है। वे विष्णु भगवान के पास जाके खड़ा होता है और उससे पूछता है कि मैं इस रुपया का होटल बनवा लूं। तो उसे लगता है कि विष्णु भगवान ने हाँ कह दिया, तो वो होटल शाकाहारी खोलता है क्योंकि वो खुद शाकाहारी होता है। उसमें आए हुए मेहमान कहते हैं कि आप इसमें मांस का व्यवस्था कीजिए, तो वो विष्णु भगवान से जाके पूछता है कि मैं इसमें मांस रख लूं। तो वैष्णव को लगता है कि विष्णु भगवान ने हाँ कह दिया, तो वो मांस की व्यवस्था करता है। इसके बाद कुछ यात्री आते हैं, वो कहते हैं कि आप मदिरा का व्यवस्था कीजिए। फिर वो विष्णु भगवान के पास जाके पूछता है, उसे लगता है कि विष्णु भगवान ने हाँ कह दिया। इसके बाद फिर कुछ यात्री आते हैं,
वो कहे कि वहाँ पे बालाएँ रहती हैं, अर्थात वहाँ पे नाचने वाली रहती है, आप भी होटल में उसका व्यवस्था कीजिए। तो विष्णु भगवान से जाके पूछता है और उसे लगता है कि विष्णु भगवान ने हाँ कह दिया। इस तरह वैष्णव हर गलत काम करने लगता है और उसे लगता है कि सभी विष्णु भगवान ने करने के लिए कहा है। इसी तरह वैष्णव फिसलता हुआ चला जाता है, अर्थात कर्म के मामले में फिसलता हुआ चला जाता है। इसीलिए इस कहानी का नाम वैष्णव का फिसलन रखा गया है। तो हमने पूरे बुक को कवर कर लिया है। आप बस ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए, एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न आएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप में और डिस्क्रिप्शन में 2 व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, एक इग्नू का और एक सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।